बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पार्ट 9 जो है हम करने जा रहे हैं। एसी जनरेटर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। एसी जनरेटर। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो में यही होता है कि ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा पिछले पार्ट का, और अगले पार्ट इसका देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। बेहतर तो ये है कि प्लेलिस्ट पे चले जाएं तो वहाँ पर पिछली सारी वीडियोस जो हैं, सारे पार्ट, सारे चैप्टर्स, सारे लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ तक कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा। रटना नहीं, समझना है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो पेज खुल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 और ये 19 कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं इस न्यू बुक के अभी तक के वो मौजूद हैं वहाँ पर। ठीक है भाई। इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप देखें प्लेलिस्ट में आपको 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट 13 चैप्टर्स। प्लस ये है कि उसके अंदर एक जो है ग्रैंड टेस्ट की भी वीडियो मौजूद है। 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है नोमेनक्लेचर का। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री वो भी कंप्लीट मैं करके अपलोड कर चुका हूँ। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी वो चल रही है। ये जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये 26 जो लिखा हुआ है, ये मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वो चल रहा है, क्योंकि 3 सीरीज़ चल रही हैं एक साथ। ये जो आपको नज़र आ रहा है मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये वो चल रहा है। और ये पार्ट 9 जो है ये हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स का है। ठीक है भाई। अब कॉन्सेप्ट ले लें आप पहले, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा दूं कि इसमें हो क्या रहा है। ये एसी जनरेटर जो है ये कर क्या रहा है? ये बिजली बना रहा है। क्या कर रहा है? ये बिजली बना रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लें ज़रा आप। ये एक वायर है, ठीक है। आप इसको हाथ लगाते हैं, आपको कोई भी करंट महसूस नहीं होता, ठीक है। ये दूसरी वायर है, आप इसको हाथ लगाते हैं, आपको हल्का करंट महसूस होता है। आई से करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एरो से मैंने करंट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये तीसरी वायर है, इसमें अंदर भी करंट फ़्लो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पावर का करंट फ़्लो कर रहा है। आपको कैसे पता? आपने जब इसको हाथ लगाया तो आपको झटका लगा, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है। अब ये 3 केसेस हैं, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। ये पहली वायर है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो ही नहीं कर रहा, आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। ये दूसरी वायर है जिसमें स्लो करंट, ठीक है, आपको महसूस होता है। ये तीसरी वायर है जिसके अंदर आपको फास्ट जो है वो करंट महसूस होता है। स्लो करंट, फास्ट करंट, या स्लो फास्ट तो नहीं कहना चाहिए, हम इसको कहते हैं माइल्ड करंट, हल्का करंट, माइल्ड करंट, हल्का करंट, और स्ट्रॉन्ग करंट आपको इसके अंदर महसूस हो रहा है। स्ट्रॉन्ग करंट आपको तीसरी वायर में महसूस हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर भी हैं। इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हरकत में हैं, इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हरकत में हैं, इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हरकत में है। इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हरकत में हैं वो एक सिमत में नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, हैप्पैज़ार्ड डायरेक्शन में है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। कोई सिमत मुतय्यन नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की। जबकि ये जो वायर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सिमत में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइन बना के, लेकिन उनकी रफ्तार स्लो है, ठीक है। उनकी रफ्तार क्या है? स्लो है, स्लो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी एक सिमत में ही जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की हरकत है वो फास्ट है, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत है वो फास्ट है। इसमें तो करंट है ही नहीं, इसको तो आप छोड़ दीजिए। इसके अंदर जो करंट स्लो है, इसके अंदर जो करंट स्लो है,
सॉरी, इसके अंदर जो करंट स्लो है, इसके अंदर जो करंट फास्ट है। इसके पीछे आपको वजह तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत। इसमें करंट स्लो इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स स्लो जा रहे हैं। इसमें करंट जो है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से जा रहे हैं। ठीक है भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को हरकत दिलवा रही है, कौन सी चीज़ है एग्जैक्टली, उसको हम कहते हैं फोर्स। ये फोर्स ही है जो चीज़ों को हरकत दिलवाती है। आम रूटीन है ना हमारी ज़िंदगी की, कॉमन एक्सपीरियंस है। ये मार्कर अगर यहाँ से यहाँ मैं हरकत दे रहा हूँ तो इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है? फोर्स इन्वॉल्व है। मेरे हाथ की फोर्स इसको हरकत दिलवा रही है। स्लो हरकत क्यों हो रही है? क्योंकि स्लो फोर्स लग रही है। तेज़ हरकत क्यों हो रही है? क्योंकि तेज़ फोर्स लग रही है। तो ये फोर्स जो है ये लग रही है किसके ऊपर? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो इसमें भी हैं इसमें भी हैं। इसमें तो खैर ये फोर्स नहीं लग रही, तो इन दो में। अब ये जो फोर्स है इसी को कहते हैं EMF। EMF के फुल वर्ड हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से, मोटिव वर्ड निकला है मोशन से, और फोर्स तो आपको पता है मतलब वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने वाली है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स स्लो हरकत कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव लेस है, लेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम है, तभी इलेक्ट्रॉन स्लो हरकत कर रहे हैं, और तभी आपको करंट जो है वो भी कैसा मिल रहा है? माइल्ड मिल रहा है। तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर लें आप। इलेक्ट्रॉन्स की हरकत स्लो है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम है, और इसीलिए करंट जो है इसके अंदर वो भी हल्का है। इसको ले लें, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की हरकत फास्ट है, इसीलिए यहाँ पर करंट भी स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स की हरकत फास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, वो बहुत ज़्यादा है। तीनों को अलग अलग कर दिया मैंने। ये केस इसका आ गया, ये केस इसका आ गया। ये तो वायर मैंने वैसे ही आपके सामने रख दी जिसमें करंट है ही नहीं। तो अब आपको वाज़े तौर पे पता चल गया। और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं। मैं एक और नाम भी तो बोल सकता हूँ। मैं कहता हूँ आपने इस तार को हाथ लगाया, आपको हल्का करंट महसूस हुआ। आपने इस तार को हाथ लगाया, आपको स्ट्रॉन्ग करंट जो है वो महसूस हुआ। इसी बात को आपने ये भी तो सुना होगा, लोग कहते हैं कि इसमें कम वोल्टेज है और इसमें ज़्यादा वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज जो है ये किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसी को वोल्टेज भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसी को वोल्टेज भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट मिल गया आपको? ठीक है। तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद नहीं है। वजह क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद नहीं है। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद नहीं है। अब जनरेटर की तरफ चलते हैं। जनरेटर क्या कर रहा है? करंट बना रहा है। यही बना रहा है ना। हमारे घरों में भी जनरेटर मौजूद हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो करंट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेटर बना रहे हैं तो एग्जैक्टली इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत भी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की हरकत भी होगी। अगर जनरेटर के अंदर जो है वो करंट बन रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत भी होगी। अगर जनरेटर ज़्यादा करंट बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की हरकत फास्ट होगी। अगर जनरेटर माइल्ड करंट बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की हरकत स्लो होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ होगी? EMF। तो ये है रेस्पॉन्सिबल असल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये रेस्पॉन्सिबल है। वरना इस तार के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं? बिल्कुल मौजूद है ना, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद नहीं है। जनरेटर के अंदर आप तार ले तो आते हैं, जनरेटर के अंदर तार मौजूद होती है जिसको हम कॉइल कहते हैं। कॉइल ये तारों का गुच्छा है ना, ये तारों का गुच्छा है, और इस तारों के गुच्छे के अंदर, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रोड्यूस करना है। आज के लेक्चर को मैंने इन 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है।
पहला तो इंट्रोडक्शन था जो कि मैं आपको दे चुका। क्लियरली आपको पता चल गया कि अगर आपको करंट चाहिए तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए। पक्का पक्का इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर करंट चाहिए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए। जनरेटर आपको इलेक्ट्रिक करंट तभी देगा जब जनरेटर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा कैसे होगी, मैग्नेट की मदद से। किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगी किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से। क्या करेगा मैग्नेट, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट के पैदा होने की बात नहीं करते हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं। तो ये मैग्नेट जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का जो है वो साउथ पोल है, और इस दो पोल्स के दरमियान यहाँ पर ये कॉइल जो है वो मौजूद है। तो क्या करें आखिर हम, ये सेटअप यकीनन इस जनरेटर के अंदर होगा। इसका स्ट्रक्चर पूरा बनाता हूँ अभी, तो ये सब हम देखेंगे। तो आप समझ जाइए कि जनरेटर जो करंट बना रहा है, जो बिजली बना रहा है, वो सिर्फ जब ही बना सकता है जब इस कॉइल के अंदर क्या पैदा हो जाए, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाए। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन पैदा करेगा, ये मैग्नेट पैदा करेगा। कैसे करेगा ये डिटेल अभी हम आगे देखते हैं कैसे करेगा। तो इंट्रोडक्शन हो गया। पहला स्टेप हम देखेंगे एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद एसी जनरेटर जो है वो काम कैसे कर रहा है, जिसका थोड़ा बहुत तो अभी हमें आइडिया हो गया कि एसी जनरेटर के अंदर जो है वो कॉइल मौजूद है और मैग्नेट मौजूद है। तो ये दो तो हैं, इन्हीं का कोई ना कोई काम होगा, वो तफसील अभी देख लेते हैं। तो इसकी हम वर्किंग देखेंगे कि एसी जनरेटर काम कैसे करता है। फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन एसी जनरेटर, ये जो हमारा टॉपिक है, मैंने कहा था ना, हम ये जानना चाहते हैं कि इस जनरेटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, वो कैसे हो रही है और कहाँ पैदा होगी, कॉइल के अंदर। कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे पैदा हो रही है, इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पैदा हो रही है क्योंकि कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगी तो वो फोर्स जाके लगेगी कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हरकत शुरू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की तेज़ी के साथ ये जो हरकत होगी या इलेक्ट्रॉन्स की हरकत जो ये होगी, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई, तीनों चीज़ों का कनेक्शन बन गया। और इसी के अंदर, इसी हेडिंग के अंदर ABC मैंने ये कर दिया है। हम इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखेंगे। ये छोटी डेरिवेशन तो नहीं है, पुरानी बुक्स के अंदर डेरिवेशन है, डिराइव करके बाकायदा फार्मूला आपको डिराइव करना पड़ता है इसका, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का। पुरानी बुक्स में आप देखेंगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी पुरानी बुक्स के ऊपर जो बनी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें तो डेरिवेशन दी गई है, लेकिन क्योंकि हम बुक से हटते नहीं हैं, आपकी बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं दी गई, थोड़ी सी डेरिवेशन है, सिर्फ वो देखेंगे इन तीनों की छोटी छोटी सी डेरिवेशन, इन डेप्थ डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो चलें फिर, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अभी ये स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, अभी ये जो वर्किंग है इसकी, ये बड़ी डिस्टर्बिंग है। किसकी, ये जो वर्किंग है जनरेटर की, ये जनरेटर के अंदर हो क्या रहा होता है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। पहले ज़रा आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए एसी जनरेटर के। एसी जनरेटर, इसके इंट्रोडक्शन के, फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है भाई, एसी जनरेटर, व्हाट एसी जनरेटर आल्सो कॉल्ड, इस एसी जनरेटर को जो है वो अल्टरनेटर भी कहा जाता है, अल्टरनेटर, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन देख लें, फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे एसी जनरेटर की, ठीक है। क्या है ये डिवाइस है। एसी जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है, और ये क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर रही है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में ये कन्वर्जन हो रही है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में, अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में। तो ये और ये जो कन्वर्जन है ये किसके ऊपर बेस करती है? बेस्ड ऑन ये जो कन्वर्जन है मैकेनिकल एनर्जी की इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में, ये किसके ऊपर बेस करती है? ये बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही ये डिपेंड करती है। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन जो है इसकी देखते हैं। 4 पार्ट्स हैं। अगर जनरेटर के आप देखें तो 2 पार्ट तो अभी मैंने आपको वैसे ही बता दी। एक तो कॉइल हो गई, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट हो गया। 2 पार्ट तो ऐसे ही हो गए, 2 पार्ट तो ऐसे ही हो गए। बाकी 2 पार्ट और कौन कौन से वो भी बता देता हूँ। वो 2 और मज़ीद पार्ट हैं, बल्कि 5 पार्ट हो जाएंगे लगभग। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले इसकी। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, कि ये कैसा बना हुआ होता है। 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो आर्मेचर कहलाता है, आर्मेचर। दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट। तीसरा पार्ट जो है वो स्लिप रिंग्स कहलाता है, स्लिप रिंग्स। और चौथा पार्ट जो है जनरेटर का, ये ब्रशेस कहलाता है, ब्रशेस। अब बारी बारी इन पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर क्या है? आल्सो कॉल्ड, इस आर्मेचर को रोटर भी बुलाते हैं, रोटर, इसको रोटर भी बुलाते हैं। ये क्या है? व्हाट? रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। देखिए तारों का गुच्छा जो है वो ऐसा भी होता है, गोल 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 गोल, इस तरह भी होता है। तारों का गुच्छा जो है वो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, जिसको रोटर भी कहते हैं, ये क्या है? ये कॉइल ही है। इसी में इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करवाएंगे, लेकिन ये कॉइल रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, माउंटेड ऑन, ये रखा हुआ है, ये रोटर या आर्मेचर, ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। माउंटेड ऑन, ये किसके ऊपर रखी हुई है? माउंटेड ऑन, ये किसके ऊपर रखी हुई है? रोटेटिंग शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट। वजह क्या है रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर इसको क्यों रखा हुआ है हमने? क्योंकि हमें इस आर्मेचर या रोटर या रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। तो कौन सी चीज़ इसको घुमाएगी? इसको घुमाएगी ये रोटेटिंग शाफ्ट। ये शाफ्ट जो है ये खुद रोटेट होगा, तो इसके ऊपर जो माउंट हुआ है आर्मेचर, रोटर या रेक्टेंगुलर कॉइल, वो भी घूमेगा। ठीक है भाई। काम क्या है इसका, आर्मेचर का? काम क्या है इसका? इंड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, स्पिन्स विद अ मैग्नेटिक फील्ड। ये स्पिन होगी, स्पिन्स विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन्स विद इन अ
मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान स्पिन होगी, घूमेगी, ये आर्मेचर या रोटर या रेक्टेंगुलर कॉइल ये घूमेगी, रोटेट करेगी, स्पिन करेगी, ठीक है, टू इंड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, ताकि इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर सके, टू इंड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, टू इंड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, ताकि इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर सके, ठीक है भाई, ये इसका काम हो गया। परमानेंट मैग्नेट, अब ये देख लेते हैं हम दूसरा पार्ट। जिसको फील्ड मैग्नेट भी हम कहते हैं, फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट। अब मैग्नेट की बात करते हैं। आल्सो कॉल्ड, इसको जो है वो स्टेटर भी बुलाते हैं, इस मैग्नेट को स्टेटर भी बुलाते हैं। ये क्या है? स्टेशनरी पार्ट। देखें कॉइल जो है वो हरकत में है, वो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, लेकिन मैग्नेट स्टैटिक है, स्टेशनरी है। ये मैग्नेट एक ही जगह रुका हुआ होगा जनरेटर के अंदर। ये स्टेशनरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट ऑफ जनरेटर, स्टेशनरी पार्ट ऑफ जनरेटर, जनरेटर का स्टेशनरी पार्ट है। फंक्शन क्या है भाई, काम क्या है इसका? कोई काम भी तो होगा इस मैग्नेट का। जी, बहुत बड़ा काम है इसका। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने शुरू में कॉन्सेप्ट क्या लिया था? EMF का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कॉइल के अंदर, ये कॉइल के अंदर EMF का जनरेट होना ज़रूरी है, पैदा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जब EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स हरकत में आएंगे। और ये हरकत में आएंगे जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, स्लो जाएं या फास्ट जाएं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी फ्लो करेगा। तो मेन चीज़ ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको कौन पैदा करता है? ये फील्ड मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट के इर्द गिर्द का जो स्पेस है, खाली स्पेस, जिसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली चीज़ जो है वो फोर्स फील करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है भाई, ये तो अभी खैर मुझे बताना ही नहीं चाहिए ये मैग्नेटिक फील्ड का। ये तो हम पिछले चैप्टर में जो बच्चे शुरू से साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो पता ही, हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर वो है ही मैग्नेटिक फील्ड का, इसको तो तफसील से हमने डिस्कस कर लिया। कंसिस्ट ऑफ, काम भी पता लग गया हमें। कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलके बने हुए होता है? फील्ड मैग्नेट क्या एक ही मैग्नेट होता है क्या मैग्नेट का कोई सेट वगैरह होता है? ये सेट होता है असल में मैग्नेट्स का, सेट ऑफ मैग्नेट्स। एक मैग्नेट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मैग्नेट्स भी हो सकते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से नहीं बनाए जाते, और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाए जाते हैं। जी, आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बना सकते हैं और आप एक दूसरे तरीके से भी मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ मैग्नेट्स होगा। परमानेंट मैग्नेट्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हो सकते हैं। ये जो सेट ऑफ मैग्नेट्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये अरेंज हुए हुए होते हैं, अरेंज्ड इन, ये अरेंज हुए हुए होते हैं। किस तरह से ये अरेंज हुए हुए होते हैं? साइलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन अराउंड रूटर, साइलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन अराउंड रूटर। अब याद आया रूटर क्या है? ये भाई यही है आर्मेचर, वो रेक्टेंगुलर कॉइल, उसी रेक्टेंगुलर कॉइल के
इर्द गिर्द मौजूद होंगे। ये मैं नॉर्थ पोल बना दिया मैग्नेट का, ये मैंने साउथ पोल बना दिया, और ये क्या आ गया बीच में, आर्मेचर। इसी आर्मेचर को, इसी रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या कहा जाता है, रोटर। तो ये साइलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, मैग्नेट्स की, अराउंड रूटर, रूटर के इर्द गिर्द। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट मिल गया। अब चलते हैं स्लिप रिंग्स की तरफ। इसकी पूरी पिक्चर भी मैं बना दूंगा अभी, पहले पॉइंट्स नोट करते जाइए। स्लिप रिंग्स, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कुछ रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स इनको कहा जाता है, स्लिप रिंग्स। ये रिंग्स हैं। वॉट क्या है भाई ये, वॉट क्या है ये, कंडक्टिव रिंग्स हैं। सिर्फ रिंग बोल देते हैं इनको, इनको कंडक्टिव रिंग्स क्यों बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगी। वो इलेक्ट्रिक करंट जो कि रूटर या रेक्टेंगुलर कॉइल में पैदा हो रहा है। कैसे, ये देखें, साथ साथ मैंने कहा था ना कि पिक्चर बनाऊंगा। ये मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये हो गई हमारी क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी कि रूटर बीच में लगा हुआ है और इसको पकड़ा हुआ है, इसको इसके साथ अटैच हुआ है। ये क्या है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट। क्योंकि भाई हमें इस रूटर को घुमाना भी है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें इस रूटर को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाना भी है। तो कौन घुमाएगा इसको, हम हाथ से पकड़ के थोड़ी ना घुमा सकते जनरेटर के अंदर। ये हिस्सा, ये शाफ्ट लगा हुआ होता है। ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट जो है, ये गोल गोल घूम रहा होता है इससे। तो ये शाफ्ट गोल गोल घूमता है, तो ये रूटर जो है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये भी गोल गोल घूमती है, और इसी में फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा होता है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि ईएमएफ वो पैदा होती है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट पैदा होके इसी में तो रखना नहीं है हमें जनरेटर में, ऑब्वियस सी बात है, जनरेटर से बाहर चाहिए हमें, हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे ना, हम अपने घर में बिजली चाहिए। तो ये जो करंट यहाँ पर पैदा हो रहा है इस रूटर के अंदर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, तो इस करंट को ये रूटर आगे लेके आएगा, घुमाएगा भी। ये रूटर इसको, रेक्टेंगुलर कॉइल को ये रूटर घुमाएगा भी गोल गोल, खुद गोल गोल घूम के। और इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से आगे आएगा तो यहाँ पर रिंग्स लगी हुई होंगी, यहाँ पर ये रिंग्स लगी हुई होंगी, 2 रिंग्स, इनको स्लिप रिंग्स कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, कंडक्टिव रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स लगी, ठीक है। इसी के साथ ब्रशेस लगे हुए होते हैं, याद है, ये स्लिप रिंग्स जो है। इसके बाद चौथा पार्ट हमने क्या देखा है, ब्रशेस का। इसी के साथ ब्रश लगे होते हैं, एक ब्रश ये लगा हुआ, एक ब्रश ये लगा हुआ। इस ब्रश के साथ एक वायर निकल रही है, और आगे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, गैल्वेनोमीटर, जी से रिप्रेजेंट जिसको हम करते हैं। ये वायर इस ब्रश से होके यहाँ जाती है गैल्वेनोमीटर में, और दूसरी वायर इस गैल्वेनोमीटर से निकल के यहाँ आती है। इसको हम जो है वो B1 और इसको जो है वो B2 कहते हैं। ये आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये रिंग्स हो गई, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, ये ब्रश लगे हुए, एक ब्रश ये रहा, एक ब्रश ये रहा, एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, ठीक है। फिर इसके साथ जो है हम कनेक्ट कर देंगे 2 तारों को, एक तार ये इस रिंग से आ रही है, दूसरी तार ये इस रिंग से आ रही है। आगे हम कोई बल्ब लगा दें। अब ये बल्ब हमने कहाँ लगाया, ये बल्ब कहाँ है, जनरेटर के बाहर। मिसाल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरेटर के बाहर ये बल्ब लगा। बल्ब के अंदर भी नीचे वाले पोर्शन में 2 पोर्शन होते हैं, एक प्लस और माइनस। ये जो 2 तारें यहाँ से निकल के यहाँ आ रही हैं, ये इस पोर्शन, एक तार इससे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी इस बल्ब के, और ये दूसरी तार जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी। तो देखें यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, सबसे पहला काम ये जो
रेक्टेंगुलर कॉइल है, रोटर है, ये क्या है, गोल गोल घूम रहा है। किसके अंदर, किसके दरमियान ये गोल गोल घूम रहा है, ये रोटर, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान गोल गोल घूम रहा है। जैसे ही गोल गोल घूम रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जो कि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही है, जिससे करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। यही करंट इस शाफ्ट के ज़रिए यहाँ आएगा, इन जो है वो रिंग्स में जाएगा, रिंग्स से आगे ब्रशेस में, यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा। यहाँ से करंट जो है वो इन होगा गैल्वेनोमीटर में और यहाँ से करंट आउट हो जाएगा। और उसके बाद जब ये करंट आउट होगा तो हम ये दो तारें कनेक्ट की हुई हैं, तो यहाँ पर इस तार से जो है वो, इसी तार से करंट जो है वो यहाँ जाएगा, यहाँ से करंट अंदर जाएगा, ये इसका फिलामेंट बना हुआ होता है यहाँ से। अब ये मज़ीद डिटेल नहीं बताऊँगा भाई, बात बहुत तवील हो जाएगी वरना। और ये इलेक्ट्रिक करंट फिर यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ये वापस जा रहा है, ये वापस जा रहा है इसके अंदर दोबारा। ये कंटिन्यूस फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का, यहाँ से जो निकल रहा है। समझ में आ रही बात आपको? ये पूरा का पूरा क्या है, ये जनरेटर है आपका, और जनरेटर के बाहर ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये स्लिप रिंग्स भी आ गई, ये ब्रशेस दोनों बने हुए हैं, ये रहा ब्रश एक, दूसरा ब्रश ये रहा। अब आगे चलते हैं, इस पिक्चर को ड्रॉ कर लें या जहन में रखें या फिर बुक में मौजूद पिक्चर को ही देख लें, वो भी लगभग ऐसी ही बनी हुई। अब आगे चलते हैं, तो इसीलिए इन स्लिप रिंग्स को क्या कहा जा रहा है, ये हैं कंडक्टिव रिंग्स। ठीक है भाई, कंडक्टिव रिंग्स इनको कहा जाता। ये कहाँ मौजूद होती हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, इनकी लोकेशन है एंड्स ऑफ रोटर कॉइल, जहाँ पर एंड्स ऑफ रोटर, या इसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेट, इसको हम देते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑब्लिक आर्मेचर। बच्चे भूल जाते हैं ना, इसीलिए कभी रूटर बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक ही चीज़ के तीन नाम है ना, तो मैं तीनों नाम लिख दिए, रूटर, रेक्टेंगुलर कॉइल, आर्मेचर। तो जहाँ रूटर या आर्मेचर या रेक्टेंगुलर कॉइल ख़त्म होती है, वहीं पे ये रिंग्स जो हैं, स्लिप रिंग्स की लोकेशन होती है, वहीं पे ये मौजूद होती है। ठीक है भाई, और दे रोटेट विद रूटर, दे रोटेट विद रूटर, ये स्लिप रिंग्स जो हैं रोटेट करते हैं रूटर के साथ। चौथा पार्ट जो है वो ब्रशेस, ब्रशेस ये किसके बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं ये ब्रशेस। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पर मौजूद होते हैं, अभी मैंने पिक्चर बनाई ना, स्लिप रिंग्स के साथ ये चिपके हुए होते हैं, प्रेस्ड अगेंस्ट स्लिप रिंग्स, प्रेस्ड, ये प्रेस हुए हुए होते हैं, प्रेस्ड अगेंस्ट स्लिप रिंग्स, प्रेस्ड अगेंस्ट स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स के साथ ये प्रेस्ड हुए होते हैं। इन ब्रशेस का काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन क्या है, कलेक्शन, करंट को कलेक्ट करना। ठीक है, एक ब्रश जो है वो करंट को कलेक्ट करके आगे भेजेगा कहाँ पर, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर से वापस आएगा जब करंट, तो दूसरा ब्रश उसको रिसीव करेगा। अभी मैंने पिक्चर बनाई थी दोनों ब्रशेस की, क्या है इसका, कलेक्ट करंट, कलेक्ट करंट, करंट को कलेक्ट करना। ठीक है भाई, ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई इसकी। अब ज़रा इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं, जनरेटर जो है वो काम कैसे करता है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने तवज्जो हटाई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, फिर तीसरा टॉपिक देखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स ऑफ एन
अच्छा, एक पार्ट जो है वो और भी लिखा हुआ था, चौथा पार्ट यार वो मैं लिखना भूल गया। शाफ्ट एंड बियरिंग्स, शाफ्ट एंड बियरिंग्स, मैंने 3 ही पार्ट लिखवाए हैं। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, मैंने असल में ब्रशेस को चौथा पार्ट कर दिया। तो आपकी बुक के अंदर, क्योंकि हमें बुक के मुताबिक चलना है, बुक के अंदर जो है वो शाफ्ट एंड बियरिंग्स, इसको जो है वो चौथा पार्ट का है। मैंने ब्रशेस को भी चौथा पार्ट बना दिया था, तो ये लिख ही लो यार, ठीक है। शाफ्ट एंड बियरिंग्स, इसको भी ज़रा नोट कर लें, फिर इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट इसको कर लेते हैं, वो जो चौथा पार्ट किया था उसको तीसरे के साथ मर्ज कर दें आप, ठीक है। किसको? स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, ये हेडिंग दे दें आप। चौथी हेडिंग ये कर लेते हैं, शाफ्ट एंड बियरिंग्स। शाफ्ट क्या है? वैसे मैंने बना के ये दिखा दिया था आपको। ये शाफ्ट क्या है? वो जो कनेक्ट होता है। वॉट क्या है ये? क्या है ये डिवाइस है, ये डिवाइस है। काम क्या है इसका? फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? रोटेट द रोटर कॉइल, रोटेट द रूटर या कॉइल भी हम कहते हैं, और रोटर इज माउंटेड ऑन इट, रोटर इज माउंटेड ऑन इट, रोटर जो है इसके ऊपर माउंट हुआ होता है। बियरिंग्स जो हैं ये क्या हैं? ये आपकी साइकिल में लगे हुए होते हैं, आपकी बाइक में लगे हुए होते हैं। बियरिंग्स इस तरह के होते हैं, गोल गोल, जिनको एक हम बचपन में कहते थे बेरिंग बेरिंग बेरिंग, इस तरह के। ये गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर ऐसी ये छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई होती हैं। कुछ याद आया? बेरिंग बेरिंग, ये बियरिंग्स, ठीक है। ये इसी तरह के ये लगे हुए होते हैं। इसका काम क्या होता है? रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। एनेबल स्मूथ रोटेशन, एनेबल स्मूथ रोटेशन। देखिए मेन चीज़ रोटेशन ही है ना यार। शाफ्ट है, अगर वो स्मूथली रोटेट होगा तो शाफ्ट के ऊपर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो भी स्मूथली रोटेट होगी। तो शाफ्ट को स्मूथली रोटेट करने के लिए, गोल गोल घुमाने के लिए, उसके अंदर नीचे हमने बियरिंग लगाए हैं ताकि तेज़ी के साथ स्मूथली जो है वो रोटेशन हो। एनेबल स्मूथ रोटेशन, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। इसकी वर्किंग ही है जो कि तकलीफ दे है। चार स्टेप्स लिखूंगा इसकी वर्किंग के। ये जनरेटर जो है वो काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले रोटेशन वाला मामला है, रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। उसके बाद जनरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जनरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा स्टेप जो है कि जब आप आर्मेचर कॉइल को रोटेट कर लें, ये स्टेप हो गया। फिर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी अचीव कर लें, ये स्टेप भी हो गया। अब जो है वो जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये होगा, ठीक है भाई। और जब जैसे ही ये तीनों काम होंगे, रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी, तो इसकी रोटेशन की ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर क्या होगी? चेंजिंग होगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगी, उसी वक्त जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हो जाएगा, यानी कि उस कॉइल के अंदर करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है भाई।
और जब ये हो जाएगा करंट, तो अगला मरहला यही है कि हमें इस करंट को जो है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्शन ऑफ आउटपुट, कलेक्शन ऑफ आउटपुट यानी कि करंट। अब ये 4 स्टेप देख लिया आपने। अब मैं आपको ये बारी बारी बता देता हूँ इनकी तफसील। पहले ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेट आ गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारे पास साउथ पोल जो है ये हो गया। ये बीच में ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। इसके नीचे ये लगा हुआ है शाफ्ट, और नीचे ये 2 स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, ब्रशेस लगे हुए हैं, ठीक है भाई। तो रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, जैसे ही ये आर्मेचर कॉइल जो है वो रोटेट करेगी, कौन रोटेट करवाएगा इसको, ये शाफ्ट रोटेट करवाएगा, ठीक है। तो ये शाफ्ट जब खुद रोटेट होगा, गोल घूमेगा, तो ये इसको भी गोल घुमाएगा, और जैसे ही ये गोल घूमेगी उसी वक्त ये जो 2 मैग्नेट हैं, अकेले तो नहीं है मैग्नेट, ऑब्वियस सी बात है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें मैं बना रहा हूँ अभी, इसी में से गुजारूंगा, इसी आर्मेचर, इसी रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर से ही गुजारूंगा। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के 4 हिस्से हैं, इसको हम H कह लेते हैं, इसको जो है वो हम A कर लेते हैं, इसको हम D कर लेते हैं, और इसको हम C कर लेते हैं। ये पार्ट होगा इसके H, A, D और C, ठीक है। ये जो रोटेट करेगी, इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से होगी। पहले इसकी रोटेशन को भी विजुअलाइज कर लें। ये मोबाइल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें अभी यहाँ पर इस पोजीशन में है ये, बल्कि इसको यूँ कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एग्जैक्टली जैसा मोबाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा मोबाइल अभी यहाँ आपको ये ऐसा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैंने वर्टिकली आपको बना के दिखाया है, ठीक है। आप ये देखें, ये इस तरह से घूमेगा यूँ, ऐसे। ये कौन सी हरकत है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, आपका देखें राइट हैंड होगा, ठीक है। ये राइट हैंड की तरफ अगर हरकत हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज। आपकी घड़ी कैसे चलती है, यूँ। आप देखें आपका राइट हैंड की तरफ ऐसे ये हरकत होगी इसकी हरकत यूँ भी हो सकती है, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ, ऐसे आपके सामने यूँ भी कर सकता हूँ, ऐसे, ऐसे भी हरकत हो सकती है, और ऐसे भी हरकत हो सकती है। तो आप इससे परेशान नहीं हो कि यहाँ पर मैंने इसको ऐसे वर्टिकली जो है वो बनाया हुआ है। आप ऐसे इसको सपोज कर लें, यूँ लेटा हुआ है या ऐसे खड़ा हुआ है, यूँ घूमेगा या फिर ये यूँ घूमेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसकी रोटेशन मैंने आपको विजुअलाइज करा दी कि ऐसे ये रोटेट होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि रोटेशन का ताल्लुक जनरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। तो ये कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ, ये जो मैग्नेट नज़र आ रहा है आपको, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये सर्किल में बना रहा हूँ, ये और ये इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मतलब ये दो एक ही मैग्नेट है असल में। ये इस एक मैग्नेट की जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है इस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको अपना मोबाइल उठा के दिखाया था। इसके रोटेट करने की वजह से, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के, इस आर्मेचर के, इस रोटर के रोटेट करने की वजह से ये जो मैग्नेट है, इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। स्टेप नंबर 2 देखा है ना आपने, वो क्या चाह रहा है, जनरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऐसी जो कि चेंज हो रही हो, और कौन चेंज करेगा उसको, ये करेगा। समझ आ गई बात, ये जो रोटेट कर रहा है। अच्छा, जैसे ये होगा, इसके अंदर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट आई जनरेट होगा। स्टेप नंबर 3, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब होगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जब जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा, आगे रोटर शाफ्ट में, शाफ्ट से आगे स्लिप रिंग, स्लिप रिंग से आगे पता है ना क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये तार दोबारा यहाँ आएगी,
करंट यहाँ से जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, वापस आएगा, इस तरह से ये सर्किट मुकम्मल हो। ये जो है ये एक्सटर्नल सर्किट कहलाता है, बाहर वाला सर्किट। बहरहाल ठीक है भाई, तो ये जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो गया। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको हम चाहेंगे कि हम एक जगह पर इकट्ठा भी कर लें, तो क्या करें भाई, इसके साथ बैटरी लगा दें आप। ये जनरेटर हो गया ना, आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना शुरू हो गया, इसी के बाहर आप बैटरी लगा दें, अपनी बैटरी को चार्ज कर लें इससे प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ आउटपुट यानी कि करंट। समझ में आ गई वर्किंग जनरेटर की सारी? ठीक है, अभी सारी नहीं बताई, इसमें मज़ीद अभी बहुत कुछ है बताने वाला। ठीक है, वो कब पता चलेगा अभी आपको, अब जब हो ये हम तीसरा करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने वर्किंग के अंदर हमने आर्मेचर को रोटेट तो कर लिया, उसकी मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज भी कर लिया, और उसकी मदद से हमने अल्टरनेटिंग करंट भी हासिल कर लिया, और करंट आगे जाके हमने कलेक्ट भी कर लिया। लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसके पीछे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्वॉल्व है ना, बल्कि ये करते हैं, इस अल्टरनेटिंग करंट के पीछे तो इलेक्ट्रॉन्स की हरकत इन्वॉल्व है ना, बताया था ना मैंने शुरू में। और इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के पीछे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तो बात ही नहीं हुई। अब होगी भाई ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एसी जनरेटर, इसको ज़रा आराम से डिस्कस करना है, क्योंकि ये हेल्दी टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है भाई, और इसी में डेरिवेशन भी है। तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका क्या मामला है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन का मामला है। अब ये तीसरा हमारे पास आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन एसी जनरेटर। अब दोबारा यहीं आ जाइए, ये नॉर्थ पोल, ये हमारे पास साउथ पोल, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। भाई ज़रा ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें सारी डायरेक्शन की ही बातें, आपको तीन चीज़ों की डायरेक्शन को यहाँ समझना पड़ेगा। डायरेक्शन, तीन किस्म की डायरेक्शंस यहाँ पर आप देखेंगे, तीन किस्म की डायरेक्शन। एक तो डायरेक्शन किसकी होगी, एक डायरेक्शन होगी साइड्स ऑफ, इसकी साइड के पॉइंट बना लूँ, ये H पॉइंट है, ये A है, ये D है, और ये C है। साइड्स ऑफ कॉइल, ये जो चार साइड्स हैं, इसकी डायरेक्शन की बात होगी। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी डायरेक्शन है। तीसरी डायरेक्शन है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की। हाँ, यही प्रॉब्लम है असल में, इनकी डायरेक्शन उल्टी हैं, रिवर्स हैं। एक की डायरेक्शन सीधी होगी तो दूसरे की उल्टी हो जाएगी। एक और की डायरेक्शन को और भी शामिल कर लें आप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक आसान सी बात आपसे पूछूं मैं, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की बता देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में फ़्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो फ़्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से है ना। ठीक है, आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ फ़्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इस कंडक्टर में, इस वायर में यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे। नहीं भाई, उल्टा मामला है यार, उल्टा मामला। इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन उससे उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे होते हैं जी। ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यूं जा रहा हो, इसका उल्टा मामला।
तो यहाँ पर अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इनकी उल्टी दिशाएं होंगी, उल्टी डायरेक्शन होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी बात करें तो इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी? इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, उसको हम यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये वाला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। याद रहे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर्स के लिए, जनरेटर्स के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। ये MCQ आ जाता है, ज़हन नशीन कर लें, नोट कर लें अपने पास सारी चीज़ें। देखें, मैं लिख नहीं सकता अभी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये किसके लिए है? ये जनरेटर्स के लिए, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये किसके लिए है? ये मोटर्स के लिए। मोटर हमारा अगला टॉपिक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है? 3 चीज़ों की डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और रोटर की डायरेक्शन, उसकी हरकत की डायरेक्शन, ठीक है। और तीसरी कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स, इसको नोट कर लें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। 3 डायरेक्शंस, तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। पहले अपवर्ड की तरफ, ये क्या है? मोशन है। किसकी हरकत है ये रही है जो कॉइल है भाई, ये कॉइल है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसकी ऊपर की तरफ हरकत। अब आप बोल रहे होंगे इसकी ऊपर की तरफ हरकत, क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। इसकी एक साइड ऐसी होगी जो ऊपर जाएगी और दूसरी साइड ऐसी होगी जो नीचे आएगी। कैसे होगा ये? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको देख लें आप। ये मोबाइल, ठीक है, और इसको आपने देखना है। ये मैं ऐसे रख रहा हूँ, इस ऐसे नहीं रख सकता वरना प्रॉब्लम हो जाएगी यार थोड़ी सी। ऐसे सही है। इसको मैं यूँ घुमाऊँगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा। अब यहाँ पर देखें, ये नज़र आ रहा है H और यहाँ पर क्या है? A। ये देखें, ये रहा H मेरी साइड पे और ये रहा A। अब मैं इसको यूँ घुमाऊँगा तो H और A नीचे की तरफ चला जाएगा। ये गया H और A नीचे, ठीक है। दोबारा पीछे लेके आते हैं इसको, तो ये H और ये A, ये रहा H और A। अब दूसरी साइड पे क्या है? D और C। अब देखिए कहाँ DC होगा? ये रहा D आपकी तरफ और ये रहा C मेरी तरफ। H मेरी तरफ और A आपकी तरफ, ऊपर वाली साइड का, और नीचे वाली साइड का D आपकी तरफ, D आपकी तरफ और C मेरी तरफ। अब देखें H और A नीचे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है D और C ऊपर आ जाएंगे। ये आ गए। ये क्या हो गया? ये हाफ टर्न हो गया। क्या हो गया? ये हाफ टर्न, ठीक है। अब मैं इसको पूरा टर्न दूंगा, हाफ टर्न में इसको और दूंगा यूं, तो क्या होगा? दोबारा H और A ऊपर आ जाएंगे और दोबारा D और C नीचे चले जाएंगे। तो ये 2 टर्न होंगे, हाफ टर्न, ठीक है। दोबारा से करते हैं। ये देखें H और A, ये H मेरी साइड पे और A आपकी साइड, H मेरी साइड पे और A आपकी साइड, और नीचे क्या है? D आपकी साइड पे और C मेरी साइड। अब मैं इसको हाफ टर्न दे रहा हूँ। ये देखें H और A नीचे चले गए और D और C ऊपर आ गए। अब दूसरा हाफ टर्न दूंगा, दोबारा H और A ऊपर आ जाएंगे और D और C नीचे चले जाएंगे। ये 2 हाफ टर्न है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। किसकी? इसकी हरकत की वजह से, इस कॉइल की। तो फ्लेमिंग्स का जो हमारे पास ये जो राइट हैंड रूल है, ये क्या बताता है? अपवर्ड डायरेक्शन मोशन बता रहा होता है। किसका? जैसे कि कॉइल है, जैसे कि कॉइल है,
इसकी मैंने कॉइल की मैंने अभी आपको हरकत दिखाई है, दो किस्म की हरकत, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी इस कॉइल की, ठीक है भाई। तो ये मोशन ऑफ कॉइल है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और हरकत होगी, ये हमारे पास जो है मोशन हो गया, ये हमारे पास करंट इस साइड पे जाएगा और फोर्स जो है वो इस साइड पे जाएगी। बहरहाल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। या बस सिर्फ ये समझ लीजिए, ये राइट हैंड, ये अपवर्ड की डायरेक्शन में अभी क्या था, कॉइल थी अपवर्ड। ये जो थंब आपको नज़र आ रहा है इसकी हरकत, ये कॉइल ऊपर की तरफ आ रही है, अपवर्ड मोशन हो रहा है। तो ये राइट हैंड साइड, ये हमारे पास फोर्स है, और ये मेरी तरफ जो फिंगर्स हैं ये वाली, ये क्या है, करंट की हरकत है। बहरहाल आगे चलते हैं, अभी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बाद में कभी देख लेंगे तफसील से, अभी यहाँ पर देखते हैं। तो ये डायरेक्शंस हैं मेन चीज़, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में साइड्स ऑफ कॉइल बता चुका, HA और D और C, ये साइड्स हो गई, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी डायरेक्शन की बात होगी, अल्टरनेटिंग करंट इसकी डायरेक्शन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। अब बारी बारी इसको हम देख लेते हैं, बारी बारी इसको हम देख लेते हैं। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है ये हमें यहाँ पर हेल्प करेगा। इस पिक्चर को आपने जहन में रखना है, और इसकी सिर्फ मैं यहाँ पर साइड में एक पिक्चर बना रहा हूँ, ये वाली, ये आ गया H, ये आ गया क्या A, ये आ गया D, और ये आ गया हमारे पास C, ठीक है भाई। अब ज़रा नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी क्या क्या होगा यहाँ पर। पोजीशंस ऑफ आर्मेचर, ये रहा आपका आर्मेचर यानी कि कॉइल, हेडिंग डाल दें, पोजीशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, पोजीशंस ऑफ आर्मेचर यानी कि कॉइल, इसकी पोजीशन, ठीक है भाई। दो पोजीशंस होंगी, फर्स्ट हाफ टर्न, फर्स्ट हाफ टर्न दिखाया था ना मैंने अभी आपके सामने, ये फर्स्ट हाफ टर्न था, ठीक है। फर्स्ट हाफ टर्न और सेकंड हाफ टर्न, इसको बारी बारी देखेंगे, सेकंड हाफ टर्न, ठीक है भाई। फर्स्ट हाफ टर्न जो है इसको हम ले लेते हैं, फर्स्ट हाफ टर्न, फर्स्ट हाफ टर्न, साइड्स को याद रखना है, HA और DC। फर्स्ट हाफ टर्न के अंदर क्या हो रहा है, जो AH है या HA कर लें, HA वायर, कॉइल का ये हिस्सा, HA वायर जो है ये कहाँ गया, ये डाउन पे गया था, याद है ना, यूँ था ये मोबाइल, ऐसे था ये इसकी वर्टिकल पोजीशन, ये H मेरी तरफ और A आपकी तरफ, ये हाफ टर्न हो गया, तो ये HA नीचे चला गया था, ठीक है, HA डाउन हो गया। और उसके बाद DC जो है वायर का ये वाला DC पोर्शन, ये कहाँ चला गया था, ये अब चला गया था, नोट कर लें, ठीक है भाई। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये मेन चीज़ है। ये जो हरकत की है, ये जो कॉइल की दो साइड्स ने हरकत की है कि H और A नीचे चला गया हाफ टर्न में, और D और C जो है वो ऊपर आ गया, तो इससे क्या हुआ, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो गई है इस कॉइल में, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो गई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन कॉइल, कॉइल के अंदर। किस किस, क्या पूरी कॉइल में, नहीं पूरी कॉइल की बात नहीं हो रही भाई, पूरी कॉइल की बात होती तो मसला ही हल हो जाता ना, सिर्फ इस साइड की बात हो रही है, HA साइड की और DC साइड की। लेकिन आप ये देखें कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कॉइल में पैदा हो रही है HA में और DC में, इसकी डायरेक्शन भी तो होगी ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन भी तो होगी। तो ये ज़रा डायरेक्शन ऑफ EMF अब देख लें कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। इनकी डायरेक्शन दोनों EMF की, एक EMF जो है यहाँ आ गया और एक EMF यहाँ प्रोड्यूस होगा, एक EMF HA में प्रोड्यूस होगा, एक EMF CD में प्रोड्यूस होगा। दोनों EMFs की डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे के,
एच ए क्योंकि डाउनवर्ड गया था इसीलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसकी हेडिंग डाल लें, डायरेक्शन ऑफ ई एम एफ एच टू ए, एच टू ए, एच से ए की तरफ डायरेक्शन हुई है ई एम एफ की, ये एरो बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये रहा एच टू ए, ये डायरेक्शन है इस वाले ईएमएफ की, और इस वाले ईएमएफ की कौन सी डायरेक्शन है, डी टू सी, डी टू सी। ठीक है भाई। अब डायरेक्शन ऑफ करंट देख लें, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट आई, डायरेक्शन ऑफ करंट आई। तो ये तो ईएमएफ की डायरेक्शन है, ईएमएफ और करंट को मिक्स मत कीजिएगा मेहरबानी करके, ठीक है। ये ईएमएफ की डायरेक्शन है डाउनवर्ड इस वाले ईएमएफ की, ये दूसरा वाला ईएमएफ है जिसकी अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड ईएमएफ एच वाला, और ये दूसरा वाला ईएमएफ ये अपवर्ड है। तो करंट भी तो प्रोड्यूस हुआ होगा ना, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ आगे करके बना देता हूँ, डी सी, डी टू सी, डी टू सी ये है, और एच टू ए है, एच टू ए है। कुछ समझ में आया? करंट की डायरेक्शन उल्टी है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन एच ए थी तो करंट की डायरेक्शन डी सी थी। ठीक है, पहले ये बात ज़हन में रखिए, मैंने दो ईएमएफ रखे हैं। देखो यार यही मेन पॉइंट है, ठीक है। मैं भी थक रहा हूँ, आप भी थक रहे हो, मुझे पता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, इसको समझ लो, ठीक है। यही मेन चीज़ है। आपने ईएमएफ की डायरेक्शन देखी, इसकी ईएमएफ की डायरेक्शन एच से ए की तरफ, जिस वक्त इस ईएमएफ की डायरेक्शन एच से ए की तरफ है उसी वक्त दूसरे ईएमएफ की डायरेक्शन डी से सी की तरफ है, ठीक है। तो ये दो ईएमएफ है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये जो ईएमएफ है इसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगा, पता है किस जगह पे? इस ईएमएफ की पोजीशन डाउनवर्ड है तो इससे मौजूद होगा करंट, ये अपवर्ड होगा। ईएमएफ डाउनवर्ड, करंट अपवर्ड, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इसको डी टू सी लिखा है, डी टू सी, कि ईएमएफ की डायरेक्शन एच टू ए है तो करंट की डायरेक्शन डी टू सी है, मतलब बताने का ये कि अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह ये जो हमारे पास ईएमएफ की डायरेक्शन डी से सी की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ईएमएफ में यहाँ बना दूँ थोड़ा सा, ईएमएफ, तो ये अपवर्ड होगी, आई की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड सॉरी डाउनवर्ड होगी भाई, डाउनवर्ड। अब यहाँ देखें, अब ये जो ईएमएफ है इसका करंट यहाँ शो कर रहा हूँ मैं, ये ईएमएफ डी से सी की तरफ जा रहा है तो इसका करंट एच से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये वाला ईएमएफ एच से ए की तरफ आ रहा है तो इसका करंट डी से सी की तरफ जा रहा है, अपोजिट है, ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने, ठीक है। कंक्लूजन, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तीन डायरेक्शंस हो गई फर्स्ट हाफ टर्न के अंदर। पहली जो डायरेक्शन है वो ये है, ये पहली डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है कॉइल की। इसमें दो ही डायरेक्शन है, कॉइल जो है वो फर्स्ट हाफ टर्न के अंदर क्या हो रहा है, एच ए साइड जो है वायर की वो नीचे जा रही है, और डी सी साइड जो है वो, वायर के बजाय मैं साइड कर देता हूँ यार इसको, कॉइल की ये जो एच ए साइड है ये नीचे की तरफ गई थी, मोबाइल के ज़रिए मैंने बताया था ना, नीचे की तरफ, और डी सी साइड जो है ये अप है। जिस वक्त ये काम हुआ है कि एच ए साइड जो है वो नीचे की तरफ आई है और डी सी साइड जो है ये ऊपर की तरफ आई है, इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, उसी वक्त जो है रिज़ल्ट क्या मिला हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल।
अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, एच टू ए, एच से ए की तरफ ईएमएफ गया और दूसरा ईएमएफ डी से सी की तरफ गया, और जिस वक्त ये ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ है उसी वक्त करंट भी प्रोड्यूस हुआ है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ये ईएमएफ जो है एच से ए की तरफ आया है तो इसका करंट डी से सी की तरफ गया है, और ये ईएमएफ जो है वो डी से सी की तरफ गया है तो इसका करंट इस डायरेक्शन में एच से ए की तरफ आया है, रिवर्स है, उल्टा। अब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन क्या नतीजा निकला भाई इसका, कंक्लूजन बस इसी हाफ टर्न को समझना मुश्किल है, बाकी अगला हाफ टर्न तो आसान है। कंक्लूजन क्या नतीजा निकला, पहला रिजल्ट हमने निकाला ईएमएफ इन बोथ साइड्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ईएमएफ इन बोथ साइड्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, ये जो दोनों ईएमएफ हैं दोनों साइड पर इनकी डायरेक्शन क्या है, एक तो ये अपोजिट है, ठीक है। वाई, ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, इस ईएमएफ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस ईएमएफ की डायरेक्शन अपवर्ड है, कॉमन सेंस की बात है भाई, साइड्स डाउनवर्ड हुई है ना, याद है मोबाइल मैंने बताया था, मोबाइल से एच और ए को ये डाउनवर्ड गया है, ठीक है। वाई साइड्स एच ए, वाई साइड्स एच ए एंड डी सी moves in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है ना दोनों साइड्स ने, एच ए साइड जो है वो डाउन गई है तो डी सी साइड जो है वो अप गई है, इसी वजह से इन दोनों साइड्स पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुए हैं उनकी भी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ईएमएफ इन द सेम डायरेक्शन, इसको देख लें, ये हो गया हमारे पास। सेकंड हाफ रिवोल्यूशन, सेकंड हाफ टर्न जो है इसको भी देख लें। सेकंड हाफ टर्न, सेकंड हाफ टर्न, मोबाइल को मैं यहाँ से यहाँ लाया था, ठीक है, ऐसे ही हुआ था ना। अब एक हाफ टर्न हमने डिस्कस कर लिया, ये इस जगह पे था, ये यूँ गया, यहाँ पर क्या है एच और ए, ये यूँ गया और यहाँ से ये दोबारा यूँ आ गया, ठीक है। तो एक हाफ टर्न को डिस्कस कर लिया, दूसरा हाफ टर्न जो है अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एच और ए जो है वो ऊपर आएगा, एच और ए अभी नीचे गया था, अब एच और ए जो है वो ऊपर आएगा। डायरेक्शन ऑफ वायर, पहली हेडिंग इसके अंदर आएगी, डायरेक्शन ऑफ साइड्स कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ साइड्स, इसमें ए एच जो है, ए एच साइड जो है इसकी डायरेक्शन कौन सी, अपवर्ड। अब ये ऊपर की तरफ आएगी, पहले जो है ये डायरेक्ट ये नीचे गई थी, और डी सी जो है, डी सी साइड ये नीचे की तरफ जाएगी, ये डाउन जाएगी। एक डायरेक्शन तो ये हो गई। दूसरी डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो भी क्या होगी, ए टू एच, ए टू एच। पहले ईएमएफ की डायरेक्शन एच टू ए थी, अब क्योंकि ये दूसरा है, सेकंड हाफ टर्न है, सेकंड हाफ टर्न है, फर्स्ट हाफ टर्न हमने देख लिया, क्योंकि ये सेकंड हाफ टर्न है इसलिए अब ईएमएफ की डायरेक्शन जो है, जो पहले एच से ए की तरफ थी अब ए से एच की तरफ होगी ये।
और दूसरा ईएमएफ जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी थी, पहले डी से सी की तरफ थी और अब कहाँ हो जाएगी, सी से डी की तरफ, सी टू डी। ठीक है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट देख लेते हैं। तीसरी चीज़, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट पहले क्या है, ए एच, ये होगा। पहले डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, एच ए थी ना, अब डायरेक्शन ऑफ करंट ए एच हो जाएगी, ए एच। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए एच और सी डी, सी डी, ये। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ये दूसरा टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया। अब यहाँ पर हमने जो है वो ए एच सी डी, ए एच जो है वो अप हो गया और डी सी जो है वो डाउन हो गया। ठीक है भाई, तीनों डायरेक्शंस आ गई सेकंड हाफ टर्न में। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है जो हमने इससे पहले जो है फर्स्ट हाफ टर्न देखा था। ठीक है, कंक्लूजन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। अब चलते हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ। ये पहला, ये हमने समझ लिया इसको अच्छे तरीके से। अब टोटल ईएमएफ जो है इसको देखें, अगर टोटल ईएमएफ हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। याद रहे कि अभी तक हमने जो है वो सी एच और डी ए, ये वाली जो साइड हैं, इनको हमने डिस्कस नहीं किया। या मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर ईएमएफ जो है 0 है और ये डी और ए में ईएमएफ जो है ये 0 है। वाई, क्यों, इसका रीज़न यही नोट कर लीजिए, बिकॉज सी एच एंड डी ए साइड्स आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके इस रेक्टेंगुलर कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये साइड जो है सी एच और डी ए ये पैरेलल है, इसलिए ये जो है वो कोई मैग्नेटिक फोर्स रिसीव ही नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फोर्स रिसीव नहीं करेंगी तो मैग्नेटिक फोर्स का इफ़ेक्ट जो है इन साइड्स के ऊपर होगा ही नहीं, और जब इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा तो फिर इसमें ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इन साइड्स में जब ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, आसान सी बात है। ठीक है, तो सी एच और डी ए साइड्स आर पैरेलल टू, किसके पैरेलल हैं ये, मैग्नेटिक फील्ड के। दैट्स वाई ये जो है वो 0 है। तो अगर हम टोटल पहली रीडिंग कर लेंगे, टोटल ईएमएफ की अगर हम बात करें, टोटल ईएमएफ, भाई देखें इन्होंने जो है ना टोटल ईएमएफ जो आपका बनाएगा ना वो एच ए एंड डी सी साइड सी बनाएंगी बस। टोटल ईएमएफ आपका कौन बनाएगा, एच ए एंड डी सी साइड्स। और ये टोटल ईएमएफ जो है इन्होंने ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन नहीं हुई, मुबारक हो आपको। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पुरानी बुक जो थी उसमें बाकायदा इसको इक्वेशन को ड्राइव करना पड़ता था। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ जो कि एच ए और डी सी साइड्स पर है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल ईएमएफ एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 2v बी एन एल साइन थीटा, नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा भाई, ओमेगा, ओमेगा को ऐसे बनाते हैं ना, ओमेगा और ये टी, क्योंकि डिराइव उसने करवाया नहीं इसलिए मैंने भी डायरेक्ट ये इक्वेशन आपकी लिख दी। ये टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करने की इक्वेशन जो है आपके पास ये आ जाएगी। इसमें v जो है वो लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये रहा v, और b जो है वो ये पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को, n जो है वो
नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल जो है लेंथ ऑफ कॉइल है, लेंथ ऑफ कॉइल है। और ओमेगा जो है, ये ओमेगा ये रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपको सर्किल की ज़बान में समझाऊं, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान हो जाएगा। सर्किल की ज़बान में अगर मैं देखूं तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता है किस जगह पर है? आपको मैंने मोबाइल दिखाया था, मोबाइल यहाँ से यूँ था और फिर यूँ हाफ सर्किल और हाफ सर्किल, फिर क्या हुआ यार? हाफ सर्किल और हाफ सर्किल, मतलब पूरा सर्किल। और अगर पूरा सर्किल अगर हो तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होते हैं? 360 डिग्रीज़। 360 डिग्रीज़, इसी को मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आया तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आया तो 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आया तो 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आया तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लॉक से, अगर वॉल क्लॉक से आप समझ लें तो अभी 3 बजे पे बड़ा कांटा आ गया। ये होता है ना 12, और ये 3 होता है, ये 6 होता है, और ये 9 होता है। तो ये जो कांटा है ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से यूँ। तो ये जो मैंने मोबाइल से आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाया था कि वो यूँ से यूँ आ गया, तो इसको पूरा ना लेके जाएं, बल्कि इस मोबाइल को, इस रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से आप यहाँ ले आएँ, इतना। ये जो पोजीशन है यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ये पोजीशन 90 डिग्री वाली, पहले हाफ टर्न में, और दूसरे हाफ टर्न में यही पोजीशन होगी 270 डिग्री वाली। तो ये जो पोजीशन है, जब इस पोजीशन पे आपकी मैग्नेटिक, ये अपना कॉइल जो है आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल, जब ये इस पोजीशन पे आती है, यहाँ तक आती है, अभी हाफ पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक आती है, इस पर मैक्सिमम वैल्यू होती है ईएमएफ की, मैक्सिमम ईएमएफ जी, इस जगह पर। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से ये यहाँ तक आएगी तो मैक्सिमम होगी, नहीं भाई, यहीं तक ये मैक्सिमम है। दूसरी मैक्सिमम वैल्यू ये है 270 डिग्री के ऊपर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जैसे हमारे पास वेव्स नहीं होती, वेव्स की एम्पलीट्यूड यहाँ से उछल के ये यहाँ तक आती है, आखिरी हद इसकी ये है, इतनी ऊपर वेव गई है, फिर दोबारा ये आ गई। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ इस जगह पे आपको मिलेगा। जबकि क्वार्टर जो है वो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल वो हरकत कर रहा है। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू। चाहिए तो दो तीन सिंस से गुजरना पड़ेगा आपको, तो इसी इक्वेशन में चेंजेस आएगी। ठीक है, बाय यूजिंग, किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? यही जो इक्वेशन अभी हमने देखी थी, किसकी? ये वाली, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाली। तो ये किसके बराबर था? 2VB NL साइन ओमेगा टी। दोबारा मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब इसके अंदर सिंस आएगा कुछ, इसी से हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इक्वेशन निकालेंगे। तो पहला सिंस ले लेते हैं। सिंस V इज इक्वल टू आर ओमेगा। नाउ पुट, किस में पुट करेंगे? इसी इक्वेशन में।
वी की जगह पर क्या आ जाएगा, आर एम ओमेगा, आर ओमेगा बी एन एल साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर दूसरा सिंस आएगा, दूसरा सिंस आएगा, 2r जो है वो ब्रेड्थ के बराबर है, 2r जो है वो विड्थ के बराबर है, या ब्रेड्थ आप कह लें, विड्थ। कैसे, r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को। अभी मैंने दिखाया ना कि पूरा रोटेट हो रही है ना, हाफ टर्न पूरा सर्किल बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो सर्किल बन रहा है, इसके सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है वो रेक्टेंगुलर कॉइल का, ये क्या होगा, एक रेडियस होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ चले जाएं तो ये दूसरा रेडियस भी हो जाएगा, तो ये 2 रेडियस हो जाएंगे। और गौर करें आप, ये 2 रेडियस क्या बना रहे हैं, ये 2 रेडियस जो है ये क्या बना रहे हैं, ये विड्थ बना रहे हैं, ये विड्थ बना रहे हैं। इसको आप विड्थ भी कहते हैं, इसको आप ब्रेड्थ भी कहते हैं, करते हैं ब्रेड्थ। तो 2r इज इक्वल टू ब्रेड्थ, 2r इज इक्वल टू बी किस क्या है, ब्रेड्थ कर लें, विड्थ छोड़ दें, ब्रेड्थ कर दें, ब्रेड्थ। ठीक है भाई। तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा, अब 2r की जगह पे क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, पुट ये हो जाएगा, 2r की जगह पर क्या आ जाएगा, b ओमेगा b n l साइन ओमेगा t। अब यहाँ पर फिर दोबारा आपको एक जो है वो नाउ, अब सिंस एक और पड़ेगा आगे, 2-3 सिंस हैं, ये पहला सिंस है, ये दूसरा सिंस आ गया। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर ये बात जानते हैं, एरिया किसके बराबर है, एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के, ऐसे ही है। तो भाई ये रही लेंथ इसके अंदर, ठीक है, ये रही ब्रेड्थ। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसकी जगह पर ए ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। ये हो जाएगा बी और एल, ये बन जाएगा ए, और ये बी, और ये एन, और ये ओमेगा, और ये एल साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया, साइन ओमेगा टी। ए भी हो गया, समझ आ गया। ये बी जो है और ये एल जो है, इन दोनों को सिर्फ एक जगह आपने रीअरेंज करना, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओमेगा को मैंने नहीं छेड़ा, सिर्फ रीअरेंज किया, आगे पीछे किया है। बी को नहीं छेड़ा, बी ऐसे ही है। नंबर ऑफ टर्न्स एन इसी तरह है, साइन इसी तरह है, ओमेगा टी इसी तरह है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन की आपकी ये वाली शक्ल जो है वो आपके सामने आ गई है। अब मैक्सिमम ईएमएफ जो है, मैक्सिमम ईएमएफ, ऊपर जगह बनाओ, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होती है, मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो आपकी वो बराबर होती है ए एन बी ओमेगा, ए एन बी ओमेगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, टू कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इक्वेशन आपकी ड्राइव हो गई। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें। ये रही आपकी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन 1, तो सॉरी मैंने इसको किया ही नहीं था, इक्वेशन 1 इसमें पुट कर दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए भी है, ए भी है, बी भी है, बी भी है, एन भी है, एन भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा भी है। तो इन चारों की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, इसकी जगह पर ही आएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ये, और आगे क्या बचा इसके अंदर, यार ये एल कहाँ से आ गया, अरे भाई एल तो ख़त्म हो गया, सॉरी एल तो चला गया ना, ये एल और बी तो ए बन गए, साइन ओमेगा टी।
ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई भाई, ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई। लेकिन ये याद रहे कि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ ये जो ओमेगा नॉट है यही आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करके देगा, ये नहीं देंगे, ठीक है, ये नहीं देंगे। इसीलिए मैं इसको अलग ही निकाल चुका हूँ पहले। ये है इक्वेशन, प्रॉब्लम्स में इसी को यूज़ करेंगे। अब चलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने दोबारा इसको इस शक्ल में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर आगे मज़ीद काम होगा ना। क्या हम फ्रीक्वेंसी की शक्ल में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फ्रीक्वेंसी यानी कि ये रहा फ्रीक्वेंसी का सिंबल, इसमें एक्सप्रेस करना। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और लकीली इसने कोई ऐसी डेरिवेशन नहीं कराई, वरना इसकी भी अलग से एक डेरिवेशन थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने यही कहा है कि भाई आप इसमें इसी इक्वेशन के अंदर आप इस चीज़ का इजाफा कर दें, ये एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई एफ, 2 पाई ये एफ और ये टी। मतलब इसमें और इसमें आप गौर करें तो साइन इसी तरह है, एप्सिलॉन नॉट इसी तरह है, ठीक है, टी भी इसी तरह है। सिर्फ इस ओमेगा की जगह पर आ गया 2 पाई एफ, और ये एफ जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, ये भी डेरिवेशन हो गई आपकी। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देखी एसी जनरेटर की, फिर हमने इसकी वर्किंग भी देखी, उसके बाद फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स ऑफ एन एसी जनरेटर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको हमने समझा। फिर इसी से हमने ये 3 छोटी छोटी डेरिवेशंस भी की थी, जो कि डेरिवेशन नहीं थी इतनी ज़्यादा, थोड़ी सी थी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।